देश रक्षक ही बन गए चोर। हम इस वाक्य को अक्सर सुनते हैं, लेकिन आज ये हकीकत में सच होता दिख रहा है। आज की कहानी एक ऐसी बड़ी बैंक डकैती की है जिसमें 10 मिलियन की चोरी हुई है। लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं है, क्योंकि इस बार चोर कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही है। इन पुलिस अधिकारियों ने अपनी ताकत और समझ में अपने ओहदे का फायदा उठाकर एक ऐसी डकैती को अंजाम दिया जिसे परफेक्ट क्राइम कहा जा सकता है। उन्होंने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा जिससे उनकी पहचान हो सके। जांच करने वालों ने हर कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ना नामुमकिन साबित हुआ। इस कहानी के असली ट्विस्ट डकैती के बाद सामने आई। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए कि आखिरकार क्या हुआ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दे। हम आपके लिए ऐसे ही खतरनाक क्राइम और रॉबरी स्टोरीज लाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रह सके। ये कहानी अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के एक छोटे शहर मेडफोर्ड की है। इस शहर की आबादी करीब 60,000 थी। ये 1980 का दशक था। शहर की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। लोग खुलकर खर्च कर रहे थे, व्यापारी अच्छा मुनाफा कमा रहे थे और बाजार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसी शहर में था डिपॉजिटर्स ट्रस्ट, जो यहाँ का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बैंक था। लोग इस बैंक पर इतना भरोसा करते थे कि अपनी सबसे कीमती चीजें यहाँ के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखते थे। इन बॉक्स को ग्राहक किराए पर लेते थे और इनमें कैश, ज्वेलरी और जरूरी दस्तावेज रखते थे। इनकी सुरक्षा दो चाबियों पर निर्भर थी। एक चाबी ग्राहक के पास होती थी और दूसरी बैंक के पास। ये बॉक्स एक बेहद सुरक्षित तिजोरी में रखे जाते थे, जो लोहे और कंक्रीट से बनी होती थी। इसकी दीवारें, फर्श और छत इतनी मजबूत थी कि इन्हें तोड़ पाना लगभग असंभव था। इस तिजोरी के बड़े स्टील के दरवाजे और अंदर का सेफ, जहां बैंक की अपनी नकदी रखी जाती थी, इसे और भी सुरक्षित बनाते थे। इसके अलावा बैंक में एक आधुनिक साइलेंट अलार्म भी लगा हुआ था, जो सीधे पुलिस स्टेशन से जुड़ा था। लेकिन इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी खामी थी। किसी ने सोचा नहीं था कि कानून के रखवाले ही अपराधी बन सकते हैं। इस डकैती के पीछे था शहर पुलिस का कैप्टन जेराल्ड क्लेमेंटी। ये डकैती अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक मानी जाती है। इस डकैती में 10 मिलियन की नकदी और गहने लूटे गए। ये डकैती अचानक की गई योजना नहीं थी। ये जेराल्ड के कई सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार का नतीजा था। जेराल्ड ने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तब वो ईमानदार था, लेकिन पहले दिन उसे एक वरिष्ठ अधिकारी क्रेशर के साथ काम पर लगाया गया। क्रेशर एक ऐसा पुलिस अधिकारी था जो न केवल खुद भ्रष्ट था, बल्कि बाकी पुलिस वालों का भी नेतृत्व करता था। वो अपने साथियों को बचाने और भ्रष्टाचार का फायदा उठाने में माहिर था। एक दिन जेराल्ड ने क्रेशर के साथ एक और पुलिस अधिकारी को दुकान से कुर्सी चुराते हुए देखा। इस घटना ने जेराल्ड को दिखा दिया कि पुलिस फोर्स में कितनी गहरी भ्रष्टाचार की जड़ें थी। जब जेराल्ड ने इस घटना पर सवाल उठाया तो क्रेशर ने उसे कहा कि अगर वो ईमानदार बना रहा तो उसे अकेला कर दिया जाएगा, साथ ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे जेराल्ड ने क्रेशर और उसके जैसे बाकी भ्रष्ट पुलिस वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उसे ये समझ में आया कि पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी करना कितना आसान था। जेराल्ड ने अपने पूरे अपार्टमेंट को चोरी किए गए सामान से भर दिया। फर्नीचर से लेकर टीवी, फ्रिज और दूसरी चीजें सब चोरी की थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अपनी इन हरकतों के बावजूद जेराल्ड ने लोगों के बीच एक अच्छा नाम बना रखा था। वो आम अपराधियों को पकड़ने में बहुत माहिर था, यहाँ तक कि उसने एक सशस्त्र गैंग लीडर को भी गिरफ्तार किया था। इससे उसकी छवि एक काबिल पुलिस अधिकारी की बनी हुई थी। इस बहादुरी के लिए जेराल्ड को मेडल ऑफ करेज से सम्मानित किया गया, जो पुलिस बल का एक सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। ये केवल उन अधिकारियों को दिया जाता है जो असली खतरे का सामना करते हुए अदम्य साहस दिखाते हैं। इस प्रतिष्ठा और मिले हुए सम्मान ने जेराल्ड को विभाग में ऊंचा दर्जा दिलाया, जिससे उसने अपनी भ्रष्ट गतिविधियों और चोरी को और भी गुप्त रूप से अंजाम देना शुरू कर दिया।
जेराल्ड एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। जनता के लिए वो एक बहादुर पुलिस अधिकारी था और छुपे तौर पर एक भ्रष्ट चोर। ये दोहरी जिंदगी उसकी निजी जिंदगी तक भी फैली हुई थी। हालांकि वो शादीशुदा था और उसका एक परिवार था, लेकिन वो एक गुप्त प्रेमिका भी रखता था। उसकी जिंदगी सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर दोहरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दो अलग अलग व्यक्तियों की जिंदगी जी रहा हो, दुनिया को एक चेहरा दिखाते हुए और असलियत को छिपाते हुए। समय के साथ जेराल्ड अपने आपराधिक कृत्यों में और अधिक निडर हो गया। हर साल उसकी चोरी और भी साहसिक होती गई, खासकर जब उसके पुलिस बल में पद ऊंचे होते गए। इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अछूत हो चुका है। साल 1980 तक जेराल्ड ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया, शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने का। इतनी बड़ी चोरी की योजना बनाना भी अपने आप में साहसी था। अगर जेराल्ड को ये भरोसा न होता कि उसके पास भ्रष्ट अधिकारियों की एक टीम है जो उसकी मदद करेगी, तो इतनी बड़ी डकैती की योजना बनाना उसके लिए असंभव था। इस साहसिक डकैती में उसका सबसे करीबी साथी था टॉमी डोहर्टी। टॉमी जेराल्ड के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक था। वो दोनों 2 साल पहले मिले थे और इसके बाद उन्होंने कई आपराधिक योजनाओं को अंजाम दिया। उनकी पहली बड़ी और महत्वपूर्ण योजना साल 1978 में हुई। उन्होंने पुलिस विभाग के प्रमोशन परीक्षा के प्रश्न पत्र चुराए। इन प्रश्न पत्रों की नकल बनाकर उन्होंने प्रमोशन चाहने वाले पुलिस अधिकारियों को 5000 प्रति कॉपी के हिसाब से बेचा। उन्होंने ये परीक्षा प्रश्न पत्र न केवल अपने विभाग और शहर के अधिकारियों को बेचे, बल्कि पूरे राज्य के अधिकारियों को भी बेचे। इस योजना ने उन्हें भारी मुनाफा तो दिलाया ही, साथ ही उनके भ्रष्ट सहयोगियों को ऊंचे पदों तक पहुंचाने में भी मदद की। उन्होंने अपने भ्रष्ट सर्कल के करीबी साथियों को परीक्षा की कॉपी मुफ्त में दी, ताकि वो भी पदोन्नति पाकर विभाग में अधिक ताकत और नियंत्रण हासिल कर सके। इससे उनकी चोरी और आपराधिक गतिविधियां और आसान हो गई और उनकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता गया। साल 1980 तक जेराल्ड और टॉमी ने बैंक लूटने का फैसला कर लिया। उनकी योजना थी कि ये उनका अंतिम ऑपरेशन होगा, एक रिटायरमेंट डकैती जिससे उन्हें अपनी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त धन मिल जाए। टॉमी पहले से ही बैंक ग्राहक था और उसके पास वहाँ के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की चाबी थी। सबसे पहले बैंक में सामान्य ग्राहक की तरह गया, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य बैंक की तिजोरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करना था। उसने तिजोरी का लेआउट, आकार, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की संख्या, बैंक की नकदी रखने वाले अंदरूनी सेफ का स्थान, दरवाजों की मोटाई और ताले की मजबूती तक सब कुछ ध्यान से देखा। इस जानकारी को टॉमी ने जेराल्ड को बताया, जो इस डकैती का मास्टरमाइंड था। जेराल्ड को समझ आया कि तिजोरी को तोड़ने के लिए उन्हें एक टीम की जरूरत होगी। इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले एक और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जो बैक्स को अपने टीम में शामिल किया। टीम के चौथे सदस्य बने फ्रांसिस ओलेरी, जो एक पूर्व गैंगस्टर थे और लूटपाट में माहिर थे। अब उनकी टीम में 4 सदस्य हो चुके थे, लेकिन जेराल्ड को पता था कि बैंक के अत्याधुनिक साइलेंट अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए उन्हें एक तकनीकी विशेषज्ञ की जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने अपनी टीम में 5वें सदस्य को शामिल किया, बकी बार्ड। बकी एक पेशेवर चोर था जिसे पहले जेराल्ड ने गिरफ्तार किया था। बकी अलार्म सिस्टम के मामले में विशेषज्ञ था, जिससे वो इस टीम का एक अनमोल सदस्य बन गया। अब उनकी टीम में कुल मिलाकर 5 सदस्य हो चुके थे। जेराल्ड इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड, टॉमी उसका करीबी दोस्त जो तीसरा भ्रष्ट अधिकारी फ्रांसिस एक पूर्व गैंगस्टर और बकी एक पेशेवर चोर जिसने बैंक के अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय करने का जिम्मा लिया था। बकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर था, उसने बैंक के अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए एक विशेष उपकरण तैयार करना शुरू किया। हालांकि ये उपकरण तुरंत काम नहीं कर पाया। बैंक के अलार्म सिस्टम में बहुत सारे तार थे और बकी को सही सर्किट्स को पहचानने की जरूरत थी। उसका उपकरण अलार्म सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया था, ताकि वो सिग्नल ना तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ना ही पुलिस स्टेशन तक पहुंच सके। लेकिन ये करने के लिए उसे अपने उपकरण को सही सर्किट से जोड़ना पड़ता, जो काफी परीक्षण की मांग करता था। उन्होंने पूरे 2 महीने तारों के साथ प्रयोग करते हुए बिताए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अलार्म सिग्नल प्रभावी रूप से ब्लॉक हो। हर परीक्षण के बाद उन्हें सब कुछ सावधानी पूर्वक उसकी मूल स्थिति में बहाल करना पड़ता, ताकि कोई शक न हो।
अलार्म सिस्टम को पूरी तरह से सही दिखाना जरूरी था ताकि बैंक के कर्मचारी या तकनीशियन किसी भी गड़बड़ी को न पकड़ सके, जिससे तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया हो सकती थी। पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी स्थिति इन परीक्षणों के लिए सबसे अच्छा आवरण थी। जब बकी बैंक के अलार्म सिस्टम पर काम कर रहा था, तो उनकी पुलिस कार इलाके में गश्त कर रही थी। इससे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, खासकर अन्य अधिकारियों को पास आने से रोकना आसान हो गया। पुलिस की वर्दी में और पुलिस कार चलाते हुए वो अपनी योजना को बिना किसी शक के अंजाम दे रहे थे। 2 महीने के परीक्षणों के बाद आखिरकार उन्होंने सही तार और अलार्म सिग्नल को ब्लॉक करने की सही विधि खोज ली, जिससे उनका पहला बड़ा अवरोध समाप्त हो गया। अब अगली चुनौती थी कि तिजोरी के कमरे की दीवारें, जो 50 सेंटीमीटर मोटी मजबूत कंक्रीट से बनी थी। उन्होंने महसूस किया कि इन दीवारों को ड्रिल करके तोड़ने में बहुत समय लग सकता है, शायद कई दिन, जो कि व्यवहारिक विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने दीवारों को डायनामाइट से उड़ाने का फैसला किया। हालांकि एक और समस्या सामने आई। विस्फोट की आवाज लोगों का ध्यान खींच सकती थी। उन्होंने इसका समाधान निकाला और मेमोरियल डे पर अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। मेमोरियल डे के दिन उत्सव, समारोह और आतिशबाजी के कारण चारों तरफ शोर और हलचल रहती है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी ने डायनामाइट के विस्फोट की आवाज सुनी भी, तो वो इसे आतिशबाजी और त्योहार का शोर समझेगा और किसी भी असामान्य गतिविधि पर शक नहीं करेगा। इस दिन के साथ एक लंबा वीकेंड भी था, जिसका मतलब था कि बैंक 3 दिनों तक बंद रहेगा। गैंग ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। त्योहारों के शोर और बैंक के लंबे बंद होने से उन्हें बिना किसी रुकावट के काम करने का भरपूर समय दिया। गैंग के 4 सदस्य, जेराल्ड मास्टरमाइंड और भ्रष्ट अधिकारी, जो दूसरा भ्रष्ट अधिकारी फ्रांसिस गैंगस्टर, और बकी, जो अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय करने वाला पेशेवर चोर था, इस डकैती को अंजाम देने के लिए तैयार थे। वही गैंग का 5वां सदस्य टॉमी, जेराल का करीबी सहयोगी, पुलिस कार में बैंक के चारों ओर गश्त कर रहा था। उसका काम ये सुनिश्चित करना था कि कोई बाहरी हस्तक्षेप, चाहे वो पुलिस हो या नागरिक, डकैती में बाधा न डाले। टॉमी कोई साधारण अधिकारी नहीं था। उस रात वो ड्यूटी पर सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी था। इस पद ने उसे आसानी से अन्य अधिकारियों को बैंक से दूर रखने की अनुमति दी। जेराल्ड और उसके 3 साथी अपनी योजना में किसी रुकावट की चिंता किए बिना डकैती शुरू करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थे। उनका पहला कदम था बैंक के अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय करना, जिसे बकी ने अपने विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण का उपयोग करके जल्दी से कर दिया। अगला कदम था बैंक में प्रवेश करना। हालांकि उन्होंने सीधे बैंक में प्रवेश करने के बजाय पड़ोसी दुकान में घुसने का फैसला किया। इस दुकान के दरवाजे बैंक के मजबूत दरवाजों की तुलना में कम सुरक्षित थे। दुकान में घुसने के बाद वो अटारी तक पहुंचे। दुकान और बैंक को केवल एक दीवार अलग करती थी, क्योंकि दोनों एक ही इमारत में स्थित थे। अटारी में पहुंचने के बाद उन्हें वो दीवार मिली जो बैंक की वॉल्ट रूम के ऊपर की जगह से उन्हें अलग कर रही थी। ये दीवार अपेक्षाकृत कमजोर थी और इसे तोड़ना आसान था। उन्होंने इस दीवार को आसानी से तोड़ दिया, जिससे बैंक के वॉल्ट के ऊपर की जगह तक जाने के लिए एक रास्ता बन गया। अब गैंग उस जगह पर थी जो सीधे बैंक वॉल्ट रूम के ऊपर थी। ये जगह पाइप्स और अन्य इंस्टॉलेशन से भरी हुई थी और उनके पैरों के नीचे ही वॉल्ट की छत थी। जैसे कि पहले बताया गया था, ये छत बहुत मोटे और मजबूत कंक्रीट से बनी हुई थी, जिसकी मोटाई लगभग 50 सेंटीमीटर थी। यही वो छत थी जिसे वॉल्ट में प्रवेश करने के लिए उड़ाना था। पहला कदम था इस कंक्रीट के छत में डायनामाइट रखने के लिए छेद बनाना। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान टॉमी, जो पुलिस कार में बाहर गश्त कर रहा था, टीम के साथ रेडियो के माध्यम से निरंतर संपर्क में था। कोई भी तेज आवाज या गड़बड़ी करने से पहले उन्हें ये सुनिश्चित करना पड़ता था कि टॉमी से इलाके के साफ होने की पुष्टि मिल जाए। अगर वो ड्रिलिंग के दौरान कोई शोर करते और किसी ने इसे सुन लिया, तो ये अनचाही समस्याएं पैदा कर सकता था। जब चारों अंदर वॉल की छत पर छेद कर रहे थे, तभी टॉमी ने रेडियो पर तुरंत उन्हें रोकने के लिए कहा। उन्होंने तुरंत ड्रिलिंग बंद कर दी, क्योंकि टॉमी ने 2 व्यक्तियों को उस इलाके की ओर आते हुए देखा। ये दोनों वास्तव में सामने के दुकान के मालिक थे। हालांकि ज्यादातर दुकानें बंद थी, ये दोनों अपनी दुकान में कुछ सामान व्यवस्थित करने के लिए आए थे।
टॉमी तेजी से उन दुकानदारों के पास गया और उन्हें बताया कि इलाके में आपराधिक गतिविधियां हो रही है और यहाँ फिलहाल सुरक्षित नहीं है। उसने उन्हें जल्दी से वहां से जाने की सलाह दी। दुकानदारों को कोई शक नहीं हुआ, बल्कि वो पुलिस की तत्परता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से खुश थे। उन्होंने टॉमी की बात मानी और बिना कुछ सवाल पूछे वहां से चले गए। इसके बाद टॉमी ने अंदर अपने साथियों को इशारा किया कि वो अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। गैंग ने वॉल्ट की छत में छेद करना जारी रखा और जब वो इस काम में सफल हो गए तो उन्होंने इन छेदों में डायनामाइट स्टिक्स रख दी। ब्लास्ट की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हालांकि उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि शहर के बीचों बीच विस्फोट करना जोखिम भरा हो सकता है। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दे सकती थी। इस जोखिम को कम करने के लिए वो अपने साथ रेत के बोरे लाए थे। इन रेत के बोरों को डायनामाइट के ऊपर रखा गया। ये दो उद्देश्यों को पूरा कर रहा था। पहला, विस्फोट की आवाज को दबाना या कम से कम उसे कम करना, और दूसरा, विस्फोट की ताकत को नीचे वॉल्ट की छत की ओर मोड़ना। जब सब कुछ तैयार हो गया तो चारों व्यक्ति पास की दुकान में चले गए और डायनामाइट को रिमोट से विस्फोट कर दिया। विस्फोट बहुत बड़ा था और इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। यहाँ तक कि टॉमी ने भी इसे सुना, जिससे ये साफ था कि इलाके के निवासियों ने भी ये आवाज सुनी होगी। हालांकि जैसा उन्होंने सोचा था, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मान रहे थे कि यह चल रहे आतिशबाजी और उत्सव का हिस्सा है। विस्फोट ने वॉल की छत में एक बड़ा छेद कर दिया, लेकिन कुछ लोहे की छड़ें अभी भी बरकरार थी। विस्फोट इन सभी छड़ों को तोड़ने में नाकाम रहा था। हालांकि गैंग इसके लिए तैयार थी। वो अपने साथ एक वेल्डिंग टॉर्च लाए थे, जिसका उपयोग उन्होंने इन छड़ों को काटने के लिए किया। ये प्रक्रिया समय लेने वाली थी, लेकिन आखिरकार वो इन लोहे की छड़ों को काटने में सफल रहे और वॉल्ट रूम के अंदर उतर गए। जैसे कि पहले बताया गया था, वॉल्ट रूम में एक इनर सेफ था जिसमें बैंक का पैसा रखा हुआ था। साथ ही इसमें ग्राहकों के द्वारा अपनी कीमती चीजें रखने के लिए किराए पर लिए गए सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी थे। चोरों ने अपने काम को बांट लिया। उनमें से दो इनर सेफ को वेल्डिंग टॉर्च से खोलने पर काम कर रहे थे, जबकि बाकी दो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के ताले तोड़ने में लगे हुए थे। उनका मुख्य लक्ष्य इनर सेफ था, जिसमें उन्हें उम्मीद थी कि बड़ी मात्रा में नकदी होगी। इनर सेफ को वेल्डिंग टॉर्च से तोड़ने में उन्हें 1 घंटे से अधिक समय लग गया, लेकिन जब उन्होंने इसे आखिरकार खोल लिया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उसमें केवल 60,000 ही थे। इसकी वजह ये थी कि बैंक के कर्मचारियों ने हफ्ते के अंत और मेमोरियल डे की छुट्टी के कारण पैसे को फेडरल रिजर्व में भेज दिया था। बैंक 3 रातों के लिए बंद रहने वाला था और ऐसी स्थिति में वॉल्ट में बड़ी रकम छोड़ना उनकी नीति के खिलाफ था। विडंबना ये है कि जिस दिन को उन्होंने चोरी के लिए चुना था, उसी वजह से वॉल्ट लगभग खाली था। महीनों की योजना और मेहनत के बाद गैंग को केवल 60,000 ही मिले, जो उनकी उम्मीद से बहुत कम था। इस निराशाजनक परिणाम से गैंग के सदस्य झुंझलाहट और गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने एक जीवन बदल देने वाली बड़ी रकम की उम्मीद की थी। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए गैंग ने अब सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि इन बॉक्स में ज्यादा मूल्यवान चीजें नहीं होगी, लेकिन ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे जैसे रात सुबह में बदलने लगी, उन्होंने अपनी गतिविधियां रोकने और घर लौटने का फैसला किया। बैंक अभी भी 2 रातों के लिए बंद रहने वाला था, जिससे उन्हें फिर से आने और अपना काम जारी रखने का समय मिल गया। जोखिम के बावजूद पुलिस अधिकारी होने और उनके साथ एक चौकसी पर मौजूद होने से उन्हें थोड़ी राहत मिली। अगर वो साधारण चोर होते तो शायद वो दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं करते। अगली रात गैंग फिर लौटी और वॉल्ट में घुसकर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। हैरानी की बात ये थी कि इन बॉक्स में उनकी उम्मीद से कहीं अधिक नकदी और कीमती गहने थे। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स पर उनका ध्यान सही साबित हुआ। वो एक ही रात में सभी बॉक्स तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, इसलिए वो अगली रात फिर लौटे। उन्होंने लगभग 20 लाख नकद और करीब 8 मिलियन मूल्य के गहने और सोना हासिल किया, जिससे कुल मिलाकर लगभग 10 मिलियन की चोरी हुई थी। ये वही जीवन भर की कमाई थी जिसकी उन्हें तलाश थी, जिससे भविष्य में किसी और चोरी की आवश्यकता नहीं रही। गैंग का पहला कदम था नकदी को आपस में बांटना। हर सदस्य को 4 लाख मिला। सबसे बड़ी चुनौती थी गहनों को आपस में बराबर बांटना। थोड़ी चर्चा के बाद उन्होंने गहनों को नकद में बदलने का फैसला किया।
गहनों का सही मूल्य तय करना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उन्हें ब्लैक मार्केट में किसी आपराधिक संगठन को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने की योजना बनाई। इसका मतलब था कि गहनों का बंटवारा तुरंत नहीं होगा। गैंग के लीडर जेराल्ड ने यह फैसला किया कि गहनों को बकी, जो तीसरा भ्रष्ट अधिकारी था, उसके पास रखा जाएगा, क्योंकि उसके पास इसे छिपाने के लिए एक सुरक्षित जगह थी। जेराल्ड ने अपने सभी सदस्यों को सलाह दी कि वो अपने पैसों को छुपा दे और आने वाले दिनों में किसी भी तरह की लापरवाही से बचे। चोरी के पैमाने को देखते हुए ये स्पष्ट था कि जब ये घटना सामने आएगी तो पुलिस की जांच और एफबीआई की सक्रियता होगी। हर सदस्य अपने हिस्से के पैसे लेकर घर लौट गया और जो बकी अपने हिस्से के साथ गहने भी ले गया। अगली सुबह जब बैंक में कर्मचारी छुट्टी के बाद लौटे तो उन्होंने वॉल्ट को तहस नहस पाया। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स टूटे हुए थे और छत में एक बड़ा छेद था। जैसे कि उम्मीद थी, एफबीआई ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर घटना की जांच शुरू की। इनमें से एक जांच में शामिल पुलिस अधिकारी टॉमी डॉर्सी था, जो कि खुद चोरों में से एक था। टॉमी जांचकर्ताओं पर नजर रख रहा था ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि किसी भी सुराग या सबूत से वो पकड़े न जाए। उन्होंने बहुत सावधानी बरती थी और अपनी कोई उंगलियों के निशान या सुराग नहीं छोड़े थे। एफबीआई को शुरू में शक था कि अपराधी स्थानीय थे, जिन्हें इस जगह की जानकारी थी और कुछ हद तक अधिकार भी था। संभवतः ये बैंक कर्मचारी, सुरक्षा स्टाफ या फिर पुलिस अधिकारी हो सकते थे। उन्हें स्थानीय पुलिस बल में फैले भ्रष्टाचार की जानकारी थी और उन्होंने जेराल्ड और टॉमी जैसे कुछ अधिकारियों पर नजर रखी थी जो उस रात ड्यूटी पर थे। जेराल्ड को पता था कि उन पर शक किया जा सकता है, लेकिन वो आश्वस्त था कि उसने और उसके गैंग ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। जब एफबीआई ने जेराल्ड से पूछा कि घटना की रात वो कहाँ था, तो उसने दावा किया कि वो अपनी गुप्त प्रेमिका के साथ था। जैसे कि हमारी कहानी में पहले बताया गया था, जेराल्ड ने इस बहाने को चुनने का फैसला किया, बजाय इसके कि वो कहे कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर था, क्योंकि वो अनजाने में उसकी कहानी को गलत साबित कर सकते थे। जेराल्ड ने तय किया कि सबसे सुरक्षित विकल्प ये था कि वो कहे कि वो चोरी के रात अपनी गुप्त प्रेमिका बारबरा हिकी के साथ था। वास्तव में उस रात की चोरी के ऑपरेशन के बाद वो उससे मिलने भी गया था। हालांकि गुप्त प्रेमिका होने की बात स्वीकार करना जेराल्ड के व्यक्तिगत जीवन को उजागर कर सकता था, लेकिन इससे उसे एक ठोस बहाना मिल गया जो जांचकर्ताओं को संतुष्ट कर सकता था। जेराल्ड ने पहले ही बारबरा को निर्देश दिया था कि अगर उससे पूछताछ की जाए तो वो उसकी कहानी का समर्थन करे। योजना के अनुसार जब एफबीआई जांचकर्ताओं ने बारबरा को बुलाया तो उसने पुष्टि की कि जेराल्ड पूरी रात उसके साथ था। एफबीआई ने अपनी जांच जारी रखी। अन्य पुलिस अधिकारियों, कुछ बैंक कर्मचारियों और यहाँ तक कि पास की दुकान के मालिकों से भी पूछताछ की। इन गहन पूछताछों के बावजूद वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। चोरों की पहचान से जुड़ा कोई भी सबूत या सुराग नहीं मिला, जिससे जेराल्ड और उसके साथी टॉमी ने राहत की सांस ली। वो अंदर से जांच की प्रगति पर नजर रख रहे थे और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हर संकेत ये दिखा रहा था कि एफबीआई को उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्हें बस शांत रहकर तब तक इंतजार करना था जब तक मामला ठंडा न पड़ जाए और शायद 1 साल के भीतर बंद हो जाए। वास्तव में कुछ महीने बीत गए, लगभग 1 साल हो गया और एफबीआई की जांच में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई। ऐसा लगने लगा था कि मामला जल्द ही ठंडे मामलों की सूची में डाल दिया जाएगा और जांच बंद हो जाएगी। हालांकि जेराल्ड ने खुद को शांत और छिपा हुआ रखा, लेकिन समस्या उसके साथियों टॉमी और जो के कारण थी। टॉमी और जो चोरी के बाद शांत रहने के बजाय महिलाओं और कोकीन पर अपने पैसे बेतहाशा खर्च करने लगे। वो उत्तेजना और आनंद की हर संभव तरीके से तलाश में थे। जैसा कि पहले बताया गया था, जेराल्ड ने चोरी के गहनों को जो के पास छोड़ दिया था ताकि जांच ठंडी पड़ने के बाद उन्हें नकद में बदला जा सके। हालांकि जो ने उन गहनों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपनी छवि बनाने के लिए एक महिला को गहने उपहार में दिए और कुछ गहने बेच भी दिए। ये खबर टॉमी तक पहुंची और चूंकि दोनों मानसिक रूप से अस्थिर थे और अक्सर कोकीन व अन्य नशे के प्रभाव में रहते थे, स्थिति तेजी से खराब हो गई। जब टॉमी को जो की इन हरकतों के बारे में पता चला तो उसने उससे सामना किया। उनकी बहस हिंसक हो गई और गुस्से में टॉमी ने उसके पास एक राइफल थी जो को अचानक गोली मार दी।
पुलिस मौके पर पहुंची और टॉमी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूरी स्थिति उलट पलट हो गई। जो के बच जाने ने समस्या को और जटिल बना दिया। चूँकि ये मामला पुलिस अधिकारियों से जुड़ा था, इसलिए उच्च अधिकारियों को जांच के लिए बुलाया गया। राज्य पुलिस, जो स्थानीय पुलिस से ऊपर होती है, मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। मामले के दौरान राज्य पुलिस ने घटनास्थल और दोनों के वाहनों की तलाशी ली। जब उन्होंने जो की कार का ट्रंक खोला तो उन्हें चोरी के गहनों का एक बैग और 1 किलो कोकीन मिला। इस खोज ने बैंक चोरी और उसके परिणामों की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। जब जेराल्ड ने टॉमी और जो की स्थिति के बारे में सुना तो उसे एहसास हुआ कि वो गहरी मुश्किल में है। उसके 2 साथी जांच में शामिल हो गए थे और स्थिति तब खराब हो गई जब पुलिस ने चोरी की गहनों का हिस्सा ढूंढ लिया। स्थिति उसके लिए पूरी तरह बदल गई थी। अब वो मामला ठंडा पड़ने के इंतजार करने के बजाय अपने साथियों की लापरवाही के कारण बढ़ते खतरे का सामना कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय शांत बने रहने और ये उम्मीद करने की उसके साथी उसे फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। आखिरकार उनके पास उसे फंसाने का कोई कारण नहीं था, भले ही वो खुद उलझ गए हो। कुछ हफ्तों बाद टॉमी के जो को गोली मारने के मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिससे वो अदालत में गवाही देने के लिए मौजूद था। सुनवाई के दौरान जो को गवाही के लिए बुलाया गया। टॉमी के वकील ने जो की कार के ट्रंक में मिले कोकीन और चोरी के गहनों पर ध्यान केंद्रित किया। वकील ने तर्क दिया कि जो की गवाही भरोसेमंद नहीं हो सकती क्योंकि वो एक नशेड़ी और चोर था। हालांकि जो का जवाब चौंकाने वाला था। उसने अपने कोकीन के इस्तेमाल और मेमोरियल डे पर डिपॉजिटर्स ट्रस्ट बैंक की चोरी में शामिल होने की बात स्वीकार की, साथ ही टॉमी को अपना साथी बताया। इस खुलासे से अदालत में हर कोई हैरान रह गया। सुनवाई के बाद टॉमी को गोली मारने के मामले में दोषी ठहराया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि FBI ने जो की जांच शुरू कर दी। जो ने एक समझौते के तहत चोरी की पूरी जानकारी देने के बदले में माफी मांगने की सहमति दी। हालांकि जो की गवाही उसकी कमजोर विश्वसनीयता के कारण अधिक प्रभावी नहीं थी, लेकिन उसने FBI को सही दिशा में ले जाने का काम किया। जांचकर्ताओं ने जेराल्ड के निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और पाया कि उसने अपनी गुप्त प्रेमिका बारबरा को छोड़ दिया था। ये जानकारी जांचकर्ताओं के लिए बड़ी सफलता थी। इस सुराग के आधार पर उन्होंने जेराल्ड को उसके घर से बैंक डकैती के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जेराल्ड घबराया हुआ था, लेकिन वो खुद को समझाता रहा कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है और एक अच्छे वकील के साथ अदालत में अपना नाम साफ करवा सकता है। लेकिन असली झटका जेराल्ड को तब लगा जब उसकी पूर्व प्रेमिका बारबरा ने गवाह के रूप में अदालत में गवाही दी। उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि जेराल्ड उस रात देर से घर आया था, बल्कि ये भी बताया कि उसके कपड़े धूल से सने हुए थे। उन्होंने बारबरा से फिर पूछताछ की और सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद उसने स्वीकार किया कि जेराल्ड उस रात चोरी के बाद वापस आया था। उसके शरीर पर धूल, खास तौर पर सीमेंट की धूल लगी हुई थी। उसने जेराल्ड के व्यवहार और चरित्र के बारे में भी खुलासा किया, उसे एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में पेश किया। बारबरा ने खुलासा किया कि जेराल्ड अक्सर एक बड़े ऑपरेशन के बारे में बात करता था, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अदालत में बैठे जेराल्ड को समझ आ गया था कि ये उसका अंत है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि टॉमी, जिसने जो को गोली मारी थी और इस पूरे मामले को शुरू किया था, वो भी अदालत में था। उनके साथ फ्रांसिस, गैंगस्टर, और बकी, वो पेशेवर चोर जिसने अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय किया था, वो भी कटघरे में थे। लेकिन जो उनका तीसरा भ्रष्ट साथी था, अदालत में उनके खिलाफ हो गया। FBI के साथ समझौता करके उसने माफी के बदले अपनी पूरी गवाही और अपने पूर्व साथियों के खिलाफ सबूत पेश किए। जेराल्ड और उसके साथियों को 30 से 40 साल की सजा सुनाई गई। वो या तो जेल में अपनी मौत तक रहेंगे या अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में रिहा होंगे। उनके किए गए गलत फैसलों ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और यही हमारी कहानी समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें। साथ ही हमारे कुछ पिछले शानदार वीडियोस जरूर देखें।